हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं oogenesis। हमने लास्ट टॉपिक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था, जहाँ पर हमने क्या देखा था कि ओवरीज हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं फीमेल्स में, जो क्या रिलीज करते हैं, एग या ओवम रिलीज करते हैं, फीमेल गैमीट रिलीज करते हैं। तो वो प्रोसेस जिससे वो गैमीट बन रहा है इज कॉल्ड oogenesis। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, जिसका नाम क्या है, ओवम बोले या हम एग बोले, उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है oogenesis का डिसकंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस का मतलब है ये प्रोसेस लगातार नहीं चल रहा है। जैसे हमने मेल्स में देखा था कि पहले मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, मैच्योरेशन जो स्टेजेस थी वो कब हो रही थी, आफ्टर अटेनिंग ऑफ प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी आने पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था हमारा, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर बहुत टाइम के लिए रुक जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। तो ये जो है पहले स्टार्ट, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, तो ये कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी हम देखते हैं ये डिसकंटिन्यूअस कैसे है। oogenesis का प्रोसेस 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है आपका। पहला जो स्टेप है हमारा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगी। माइटोटिक डिवीजन्स क्या होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हैं, बढ़ते रहेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जो नंबर है आपके सेल्स का वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल। तो आपका क्या होगा, फीमेल में oogenesis का जो प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेटिव फेज कब स्टार्ट हो जाता है, व्हेन चाइल्ड फर्स्ट मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब बच्चा मदर के वूम में है, अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसके पहले ही मंथ में उसकी ओवरीज में क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिवीजन शुरू हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, या हम कहें oogenesis का प्रोसेस कब स्टार्ट हो गया, जब बच्ची माँ के पेट में ही है। तो oogenesis प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम दी फीटल स्टेज, फर्स्ट मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट जब बच्ची माँ के वूम में ही है, यूट्रस में ही है, वो 9 महीने उसी के अंदर रहेगी। तो 9 महीनों के जो फर्स्ट मंथ है, अगर चाइल्ड फीमेल है तो उसकी ओवरीज में कौन सी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। जो ओवरी की जो इनर सेल है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल है, उसके सेल डिवाइड करने लग जाएंगे और लार्ज नंबर, अबाउट 2 मिलियन सेल्स प्रोड्यूस कर देंगे। 2 मिलियन सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जब तक बच्चा मदर की बॉडी में है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव स्टेज कहाँ स्टार्ट हो गई, इन द फीटल स्टेजेस में ही, जब बच्चा फुली ग्रो भी नहीं हुआ है, जब बच्चा मदर की बॉडी में ही है, तो मल्टीप्लिकेटिव स्टेज बन गई। तो ओवरी के अंदर 2 मिलियन कैसे सेल्स, अब उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, oogonia। 2 मिलियन oogonia प्रोड्यूस हो जाएंगे जब बच्चा जन्म ले रहा है। तो एट द बर्थ, जब बच्ची बर्थ लेगी, 9 महीने बाद जो बर्थ लेगी बच्ची, उसके अंदर उसकी ओवरी में कितने oogonia होंगे, अबाउट 2 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज ग्रोथ फेज। अब जैसे ही बच्ची जन्म लेती है, oogonia बन गए, अब ये स्टेज यहीं पर रुक जाती है। oogonia तक स्टेज हो चुकी है, लेकिन oogonia के बाद जो स्टेज होनी है दैट इज ग्रोथ फेज, इंक्रीज इन साइज होना, वो क्या है, रुक जाएगा। अब कोई डेवलपमेंट नहीं होनी है।
कितने सालों तक? 10 से 12 साल तक। मतलब जब बच्ची प्यूबेरिटी की एज अचीव करेगी तब ऊगोनिया नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा। या हम कहें एट प्यूबेरिटी FSH हार्मोन जो है इट वर्क ऑन ऊगोनिया एंड एंटर देम इनटू द ग्रोथ फेज। फिर उसको वो ग्रोथ फेज में क्या करा देगा? एंटर करा देगा। तो इसलिए हमने क्या टर्म यूज करी बच्चे oogenesis के लिए? डिसकंटिन्यूअस। कि पहला जो स्टेप है, पहला जो फेज है दैट इज कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड, दैट इज स्टार्टेड व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द मदर वूम। वो माँ के पेट में ही स्टार्ट हो गया। और जब उसने बर्थ लिया तो उसके अंदर कितने सेल्स प्रोड्यूस हो चुके थे? 2 मिलियन सेल्स। अब ये जो स्टेज है ये रुक जाती है कब तक? जब तक बच्ची प्यूबेरिटी की एज अचीव नहीं कर लेती। प्यूबेरिटी पर आने पर ही FSH हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है वो एक्ट करता है ऊगोनिया के ऊपर और उसको एंटर करवाता है किसमें? ग्रोथ फेज में। तो ग्रोथ फेज क्या कह सकते हैं हम? लॉन्गेस्ट फेज हो गया आपका, सबसे लंबा फेज। तो यहाँ पर क्या होगा? सारे के सारे ऊगोनिया आर नॉट बिकमिंग एक्टिव। उनमें से केवल एक ऊगोनिया एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 ऊगोनिया इंक्रीज इन साइज एक्टिव हो गया, उसने अपना साइज बढ़ा लिया, साइटोप्लाज्म सिंथेसिस करा दिया। तो अब ये जो इंक्रीज साइज सेल बना है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। यही एक मेजर डिफरेंस है। जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था वहां पर जितने भी आपके स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हो रहे थे वो सारे के सारे क्या एक्टिव हो रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि 2 मिलियन ऊगोनिया है, उनमें से केवल एक ही ऊगोनिया क्या होगा? आपका एक्टिव हो जाएगा और क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। अब हमने ओवरी का स्ट्रक्चर जो कल किया था उसमें देखा था कि जितने भी आसपास के सेल्स हैं वो इस एक्टिव वाले सेल को सराउंड कर लेते हैं, फॉलिकुलर्स लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लेयर्स बनती चली जाती हैं, साइज बढ़ता चला जाएगा। ये प्राइमरी oocyte, इसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte ही है। ये साइज बढ़ रहा है, सारे फॉलिकल सेल इसको अरेंज चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। इसका साइज और बढ़ जाएगा, बीच में कैविटी बन जाएगी, ये मास ऑफ सेल बन जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे थे? ग्राफियन फॉलिकल। जो मैच्योर फॉलिकल था आपका, जो हमने कल पढ़ा था ओवरी में। तो हमने क्या जाना कि ग्रोथ फेज में केवल एक ही प्राइमोडियल जर्म सेल है और वो एक्टिव हो जाएगा और आसपास के जितने भी oogonia सेल हैं ये इसको अरेंज, अब इसके चारों तरफ अरेंज कर लेंगे और उसका साइज क्या है? बढ़ाना शुरू कर देंगे और एक फुली डेवलप फॉलिकल बना देंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है बच्चे? प्राइमरी oocyte। यस, प्राइमरी oocyte जो एक्टिव हो गया था, जो एक्टिव हो। ग्राफियन फॉलिकल की ये जो लेयर्स बनी है ये किन से बनी है? फॉलिकुलर सेल। कौन से फॉलिकुलर सेल? oogonia से। ठीक है, तो इनमें से केवल एक ही सेल एक्टिव है जो आगे कौन सी स्टेज में एंटर कर जाएगा? मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज कैसी होगी? रिडक्शनल फेज बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस 1 का स्टेज होगा। तो उससे क्या बना? एक ऐसा सेल जो सेल थोड़ा बड़े साइज का है और एक सेल क्या है? छोटा। ऐसे नहीं, ये इस तरीके का बन जाएगा। एक सेल ऐसा बना और एक सेल क्या है? थोड़े बड़े साइज का बना है। ये जो बड़ा सेल है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। और ये जो छोटा सा सेल बनता है इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। तो
ये सारा स्टेप बच्चे कहाँ हो रहा है? इस ग्राफियन फॉलिकल में। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बन जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और ये oocyte कहाँ आ जाएगा? मेडुलरी रीजन में। वहां से वो कहाँ चला जाएगा? फिम्ब्राई से अटैच था और कहाँ चला जाएगा? आपका फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा या ओविडक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि oocyte, सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही आपका एग रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी टू फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में चला गया। कौन सी? oocyte में ही। सेकेंड मियोसिस या हम कहें मियोसिस सेकेंड है, वो कहाँ पर हो रही है बच्चे? फेलोपियन ट्यूब। इट डजंट अकर इन ओवरी। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन से क्या प्रोड्यूस होएगा? इक्वेशनल होती है। यहाँ से क्या होगा? मैच्योर। यहाँ पर क्या बनेगा? मैच्योर ओवम। तो यहाँ पर भी बराबर साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होएगा। सारा का सारा साइटोप्लाज्म इस वाले सेल में चला गया और इस वाले सेल में कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं आया है। ये सिंपल न्यूक्लियस वाले ही सेल्स हैं। ठीक है। अब ये जिसमें सारा का सारा साइटोप्लाज्म प्लस हाफ जेनेटिक्स एन आ गया है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? मैच्योर ओवम या एग, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। म्योसिस हो गई, यहाँ तक 2n चला आ रहा था। ये इसके अंदर ये 2n है, ये इसके अंदर 2n है, ये चला आ रहा था। म्योसिस होते ही ये किस में बदल गया? n। सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड इन नेचर, जो कहाँ आ गया अब? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद उसमें म्योसिस 2 होती है, जो क्या बनाएगा? आपका मैच्योर ओवम बनाएगा। ये यहाँ पर क्यों हो रही है आगे हम देखेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे ये। और क्या है? 3 तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। 3 पोलर बॉडीज आर सिंथेसाइज। एक तो इसी से सेकेंडरी oocyte से, और 2 कहाँ से बनी? जो पहले थी। तो 3 पोलर बॉडीज आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो हम क्या देख रहे हैं? केवल एक ही एग प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक ही क्यों बना? क्योंकि एग में ही क्या होनी है? फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट ने आकर यहाँ फ्यूज करना है। तो जाइगोट जो बनेगा बच्चे, उसके पास क्या होने चाहिए? ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए? नरिशमेंट होना चाहिए। तो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? ये जो साइटोप्लाज्म है, ये इसके अंदर क्या है? प्रोटीन डिपॉजिट होने लग जाती है, जो नरिशमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? योक फूड। जैसे हम वहां पर प्लांट्स में क्या बोल रहे थे? एंडोस्पर्म बोल रहे थे। यहाँ पर हम योक टर्म यूज करते हैं, जो क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट टू जाइगोट, न्यूट्रिशन देगा ये जाइगोट को हमारे। ठीक है, तो इसलिए सारा का सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी ने काम करना है, इन्होंने कुछ काम नहीं करना। इसलिए ये क्या हो जाती हैं? बाद में डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? oogenesis का जो प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, जिसमें क्या हुआ कि हमारा ये सारा स्टेप स्टार्ट तो कहाँ हो गया? फीटल डेवलपमेंट में ही, फीटल स्टेज में ही हो गया था। लेकिन कंप्लीट कब होता है? जब फीमेल रीच कर जाती है प्यूबेरिटी को, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ये FSH की इन्फ्लुएंस में फिर फर्दर मैच्योरेशन फेज ग्रोथ होती है, और हमारे जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, ये फॉलिकल सेल्स ही क्या रिलीज करेंगे? हार्मोन रिलीज करेंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या देखा? oogenesis के प्रोसेस में क्या हुआ? एक मैच्योर एग प्रोड्यूस हुआ, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा था? 4 स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे। अब हम, जैसे हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, अब हम देखते हैं एग का स्ट्रक्चर। एग के स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारी जो बाहर, जैसे हमने एग क्या है? ये हैप्लॉइड सेल है।
हैप्लॉइड सेल जैसे वहां पर हमारा क्या था कि कवरिंग्स प्रेजेंट थी, यहाँ पर भी क्या है, कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती हैं जो ये खुद, ये क्या हो गया, ये एग है, ओवम है समझो, ये ओवम का न्यूक्लियस, ये ओवम का साइटोप्लाज्म। ये चीज अभी हम ऊपर देख कर आ रहे थे। ये क्या होगा, ओवम अपने बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बना लेता है, जिसे हम क्या बोले हैं, सबसे बाहर ये वाली लेयर क्या कहलाई जाएगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन हमारा ओवम एग ही रिलीज करता है अपने बाहर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एग की मेम्ब्रेन और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस। ठीक है, इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर दो हार्ड कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, थिक कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अंदर वाली इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। थिक कवरिंग है ये हमारी। थिक कवरिंग क्या है, ये कुछ पार्ट तो एग बना रहा है और कुछ पार्ट कहाँ से बन रहा होगा, ये जो फॉलिकल सेल्स हैं इनसे बन रहा है, फॉलिकुलर सेल से बन रहा है। तो half part is formed from the egg and half part is formed from the follicular cell. It is non-cellular. ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिपॉजिट है, कोई सेल नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर। और बाहर एक थिक हार्ड कवरिंग जो क्या टोटली फॉलिकुलर सेल से बनी होती है, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा ये कहाँ से बन रही है, फॉलिकल सेल से बन रही है टोटली। इट इज सेलुलर इन नेचर, सेल से बनी हुई है, जबकि जोना पेलुसिडा इज नॉन सेलुलर। कुछ केमिकल्स ये देंगे और कुछ केमिकल्स एग देगा, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक लेयर बन जाती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जोना पेलुसिडा। तो हमारी जो एग है बाहर 3 लेयर से कवर है। फर्स्ट सबसे आउटर वाली कोरोना रेडिएटा, उससे इनर वाली जोना पेलुसिडा और सबसे अंदर वाली क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स में जो एग होता है बच्चे, इसके साइटोप्लाज्म में अभी हमने बात करी थी, क्या डिपॉजिट होने लग जाता है, योक, नरिशमेंट, न्यूट्रिटिव टिश्यू डिपॉजिट होने लग जाता है, और जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा ग्रोइंग जाइगोट को, जब तक आपका जो जाइगोट या एम्ब्रियो बना है वो मदर की बॉडी के साथ अटैच ना हो जाए। अब लेकिन सब एनिमल्स में अटैचमेंट का प्रोसेस तो नहीं होता। बहुत सारे एनिमल्स क्या हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या है, वो बाहर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गई, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, आउटसाइड द बॉडी। जैसे हम हेन की बात करें, जितनी भी आपकी बर्ड्स हैं वो क्या हैं, अंडे देती हैं, या आप रेप्टाइल्स की बात करो वो अंडे दे रहे हैं, भले ही उनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है, इनसाइड हो रही है। मतलब ये जो एग बना है इसमें फर्टिलाइजेशन हो गई, तब भी ये कवरिंग ऐसे की ऐसे रहती हैं। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ होनी है, आउटसाइड दी बॉडी होनी है, तो प्रोटेक्टिव लेयर्स बनी रहेंगी उसको बचाने के लिए। दूसरा क्या है, अभी हमने बात करी कि ओवम में क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, योक। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। तो ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है, तो उनमें जब तक डेवलपमेंट नहीं होता, न्यूट्रिटिव टिश्यू पहले से ही होना चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर
कोई अटैचमेंट नहीं है मदर के साथ कि भाई वो वहां से नरिशमेंट ले ले। तो इसके पास इतना अमाउंट ऑफ योक डेवलप हो जाना चाहिए कि जब तक एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट ना होए तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को खाना मिलता रहे। तो योक के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ योक कि कितना योक प्रेजेंट है हमारे एग में, एग दो तरीके के हो सकते हैं, माइक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल। मेगालेसिथल जिसमें डेवलपमेंट आउटसाइड दी बॉडी हो रही है, जिनको क्या चाहिए, पूरा डेवलपमेंट आउटसाइड दी बॉडी हो रही है। तो इतना योक डेवलप हो जाना चाहिए कि वो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो जब तक फुली ग्रोन डेवलप नहीं हो जाता, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू उसके पास रहना चाहिए टू प्रोवाइड नरिशमेंट। तो जब योक बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेगालेसिथल एग। जबकि माइक्रोलेसिथल क्या है, जिसको थोड़े ही अमाउंट योक चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ होनी है, इनसाइड दी बॉडी। डेवलपमेंट कहाँ होनी है, इनसाइड दी बॉडी। तो बस कितनी देर के लिए उसको खाना चाहिए, जब तक ये पार्ट मदर की बॉडी के साथ अटैच नहीं हो जाता। अटैचमेंट होने के बाद अब इस साइटोप्लाज्म की जरूरत नहीं है, योक की जरूरत नहीं है। तो योक यहाँ पर इतना ज्यादा अमाउंट में बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके एग में थोड़े कम अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल। तो हम ह्यूमन बीइंग्स क्या है, माइक्रोलेसिथल एग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, इनसाइड दी मदर बॉडी। वो न्यूट्रिशन वहीं से ले लेगा, तो उसको ज्यादा अमाउंट के लिए योक डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं। उसको कब तक चाहिए, जब तक इम्प्लांटेशन का प्रोसेस ना हो जाए, अटैचमेंट ना हो जाए एम्ब्रियो की विद दी मदर बॉडी, तब तक चाहिए उसको सिर्फ योक। तो वो थोड़े ही अमाउंट में डिपॉजिट होता है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं, माइक्रोलेसिथल, थोड़े अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है। तो अब हमने देखा oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के दोनों प्रोसेसेस हमने कवर कर लिए। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, टेस्टिस की। जबकि oogenesis कहाँ हो रहा है, फॉलिकल, वो प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल बन रहे थे, तो फॉलिकल्स में हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस हो रहा है। प्यूबेरिटी आने पर मेल्स में कॉन्टिन्यूस होता रहता है प्रोसेस, सारी स्टेजेस लगातार चलती रहेंगी। जबकि oogenesis आज हमने देखा कि ग्रोथ फेज क्या है, रुक जाता है कितने साल के लिए, 10-12 साल के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस कहलाया जाएगा। यहाँ पर ग्रोथ फेज क्या है, शॉर्ट है, जबकि ये कितना है, लॉन्ग है। कितने टाइम पीरियड का, 10 से 12 साल। यहाँ पर किसी भी तरह का योक फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसने तो सिर्फ ट्रांसफर करना है। डेवलपमेंट कहाँ होनी है, इनसाइड दी एग। तो एग को नरिशमेंट देने के लिए क्या बनना जरूरी है, योक बनना जरूरी है। ये क्या है, टेस्टिस में ही स्टार्ट हो रही है। कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, जर्मिनल एपिथेलियम में। और टेस्टिस से ही क्या निकलता है, स्पर्मेटोजोआ, या हम बोले स्पर्म बोले। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि oogenesis स्टार्ट तो कहाँ हो गई, ओवरी में। लेकिन अभी हमने बात करी थी कि सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही ओवरी से एग बाहर आ जाता है। कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। तो कंप्लीट कहाँ पर हो रही है बच्चे, स्टार्टेड इन ओवरी एंड कंप्लीटेड इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ही कंप्लीट हो रही है ये, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और चारों के चारों का नेचर क्या है, मोटाइल, दे शो मूवमेंट, ठीक है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये स्मॉल साइज के हैं। जबकि एक एग प्रोड्यूस हो रहा है, 4 नहीं बन रहे हैं। नॉन मोटाइल, किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है इनके पास, कोई एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जैसे हमने स्पर्म में पढ़ा था। टेल होती है जो मूवमेंट प्रोवाइड करती है। और लार्ज इन साइज,
तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने देखे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स।